Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 392. Officially Girlfriend, Taste Report. सबने आवाज की दिशा में देखा तो दैनिक जी, रीता जी, देवेंद्र जी, पूर्णिमा जी और राजेंद्र जी अंदर आ रहे थे। ध्रुव, अभिक, नंदिनी और ऋतिका भी उनके पीछे आ रहे थे। सब अंदर आ गए थे। कनक जी ने सबको बैठने के लिए कहा। रुद्रांशी तो उन सबको देखकर खुश थी। पूर्णिमा जी और राजेंद्र जी और अभिक तो मिलने आते रहते थे। और दैनिक जी और रीता जी को भी रुद्रांशी वीडियो कॉल पर देखती थी, इसलिए ये सब उसके लिए अनजान नहीं थे। अभिक और ध्रुव दोनों एक साथ रुद्रांशी को गोद में लेने के लिए झपट पड़े। अब आगे। दोनों ने इस वक्त रुद्रांशी की एक एक तरफ को पकड़ रखा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। वहीं रुद्रांशी उन दोनों को ही देख रही थी। उसके दो मामू क्या उसके लिए लड़ रहे हैं। छोड़ो, पहले मैं उसे गोद में लूंगा, ध्रुव अभिक को देखकर गुस्से से बोला। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बातें मान जाऊंगा? अभिक भी आंखें छोटी करके ध्रुव को घूरते हुए बोला। तभी पूर्णिमा जी आगे आए और उन दोनों को साइड करके बोली, पहले मैं अपनी नातिन को गोद में लूंगी। ध्रुव और अभिक दोनों देखते रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों की झगड़े में सिर्फ पूर्णिमा जी को फायदा हुआ। ऋतिका भी दोनों बच्चों को गोद में लेना चाहती थी और उन्हें घुमाना चाहती थी। परेशानी ने मना कर दिया, इसलिए ऋतिका सोफे पर बैठ गई और रुद्रांश को गोद में बैठा लिया। रुद्रांश ने घूरकर अपनी चिपकू मासी को देखा। ऋतिका जब भी आती थी उससे च्युइंगम की तरह चिपक जाती थी। रुद्रांश को तो ऐसे भी अपनी मोम के सिवा किसी का टच पसंद ही नहीं था। रुद्रांश जल्दी से ऋतिका की गोद से उतरकर फिर से अपनी मोम की गोद में बैठ गया। उसने ईशानी की कंधे पर सिर रख के आंखें बंद कर लिया ताकि कोई उसे ना ले सके। ये देखकर सब हंसने लगे। वहीं ऋतिका की तो मुंह बन गया, ये लड़का कभी किसी के पास नहीं आता है। वही रुद्रांशी बस इससे उसकी गोद में हो रही थी। सब उसे बारी बारी अपने गोद में ले रहे थे। वहीं रुद्रांशी भी खिलखिलाकर हंस रही थी। उसे बहुत मजा आ रहा था। वो किसी का बाल खींच रही थी तो किसी का नाक खींच रही थी। वहीं बाकी सब बात कर रहे थे। फिर सब शादी के लिए, घर वालों के लिए और ईशानी और बच्चों के लिए लाया तोहफा दिया। आहूजा फैमिली की तरफ से ऋतिका और अभिक दोनों की तरफ से गिफ्ट था, जो बहन और उसके घर वालों को शादी से पहले दिया जाता था। और ईशानी तो उनके सबकी घर की बेटी थी। अब तो रायजादा फैमिली और सहगल फैमिली से भी उपहार आना बाकी था। थोड़ी देर बाद वो सब वापस चले गए। शाम का वक्त। नव्या इस वक्त एक रेस्टोरेंट में आई हुई थी और इधर उधर देखते हुए किसी को कॉल कर रही थी। तभी उसके सामने एक वेटर आकर रुका और बोला, मेम आप ही नव्या मेम हो? नव्या ने हाँ में एयर हिला दिया तो वो वेटर बोला, इस तरफ आइए। नव्या उस वेटर के पीछे पीछे चली गई। उस वेटर ने उसके एक प्राइवेट कमरे के बाहर छोड़ा और बोला, अंदर जाए मेम। नव्या अंदर चली गई। अंदर पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। रुद्र, क्या आप यहाँ हैं? मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए, नव्या डरते हुए लाइट स्विच ढूंढते हुए बोली। तभी रूम की लाइट ऑन हो गया। नव्या ने हैरानी से चारों तरफ देखा। पूरे रूम को रेड और पिंक रोज पाटेल और हॉट शेप बैलून कैंडल से डेकोरेट किया गया था। रूम बहुत खूबसूरत लग रहा था और बीच में रुद्र खड़ा हुआ था। रुद्र को देखकर नव्या की होंठों पर स्माइल आ गई। रुद्र नव्या के पास आया और उसके हाथ में एक बुके दिया जो 999 रोजेस का था। नव्या ने मुस्कुराते हुए उसे ले लिया और बोली, आपने ये सब मेरे लिए किया है रुद्र? भला और मैं किसके लिए इतना सब कुछ कर सकता हूँ जान? रुद्र ने उसकी नाक पर टैप करके बोला, क्या तुम्हें ये सरप्राइज पसंद आया जान? बहुत ज्यादा पसंद आया, ये सब बहुत खूबसूरत है, नव्या खुशी से बोलते हुए रुद्र के गले लग गई। रुद्र ने भी नव्या तो टाइट हग कर लिया। उन दोनों ने पहले ही एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स शेयर कर दिया था। पर रुद्र ने ऑफिशियली नव्या को प्रपोज नहीं किया था। रुद्र नव्या की हाथ पकड़कर आगे लेकर गया और नव्या के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने अपनी पॉकेट से एक रिंग बॉक्स निकाला और नव्या को प्रपोज करते हुए बोला, विल यू ऑफिशियली बी माई गर्लफ्रेंड जान? नव्या ने रुद्र को देखा जो उसे ही प्यार से देख रहा था। नव्या ने अपना हाथ आगे कर दिया और बोली, यस आई विल बी योर गर्लफ्रेंड मिस्टर रुद्र रायजादा। उसकी आंसर सुनकर रुद्र ने प्यार से नव्या की उंगली में रिंग पहना दिया और जल्दी से उठकर नव्या को अपने गले से लगा लिया और उसे गोल गोल घुमाने लगा।
नव्या खिलखिलाकर हंस रही थी, वो भी बहुत खुश थी इस वक्त। रुद्र ने उसे नीचे उतारा और उसे चेयर पर बैठा दिया। उसने फोन से जल्दी खाना ऑर्डर कर दिया, उसने पहले ही ऑर्डर कर दिया। बस उसे उन्हें फोन करके खाना लाने के लिए बोलना था। 2 मिनट में ही स्टाफ ने खाना ला कर रख दिया और बाहर चले गए। नव्या ने देखा तो पूरा टेबल उसकी ही पसंद की डिशेज से भरी हुई थी। रुद्र हमेशा पहले नव्या की पसंद का ही ख्याल रखता था। रुद्र ने उसके लिए खाना सर्व किया, वहीं नव्या आज दिन भर की बातें उसे बताने लगी। रुद्रांश और रुद्रांशी की बात सुनकर रुद्र को हंसी आ रही थी। सच में दोनों बड़े प्यारे हैं पर उतने ही शैतान भी है। रुद्र और नव्या दोनों ने खाना खा लिया था, तो दोनों पास में समुंदर की शाम की व्यू देखने चले गए। रुद्र नव्या की सारी बातें मान रहा था, वो उसकी जान जो थी। वहीं दूसरी तरफ, उसी विला में जहां पिछली बार तरुण गया था और उसने हाथ काट लिया था। हॉल में 2 लोग बैठे हुए थे, ये राजन और मास्क वाला आदमी था। राजन ने गुस्से में फोन को पटक दिया और बोला, उसकी इतनी हिम्मत जो ये मेरा फोन ना उठाने की गलती कर रहा है। शांत रहो राजन, तुम कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो रहे हो। क्या तुमने ट्रेनिंग नहीं लिया है? तुमने नहीं सीखा कि कैसे खुद की गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए? सामने बैठे इंसान की शांत मगर डरावना आवाज आई, तो राजन ने जल्दी से खुद को शांत कर लिया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था सामने बैठा इंसान कितना खतरनाक है। भले ही वो अभी थोड़ा ठीक से बात कर रहा था, पर उसका कोई भरोसा नहीं था कब वो सामने वाले की जान ले ले। उसकी बातों से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो क्या सोच रहा है। उसने अनगिनत लोगों को मारा था, यहाँ तक कि जब उसके डैड को ब्लैक डेथ ने मार दिया था, और तब ये इंसान सिर्फ 16 साल का था। तब भी ये नहीं घबराया था, उसने अपनी जगह को सबसे छीन लिया था। गैंग में कोई भी उसे क्रॉस नहीं करता था, जबकि तब वो सिर्फ 16 साल का था। फिर भी तब भी वो इतना क्रूअल था कि सब उससे डर के काम जाते थे। मुझे समझ आ रहा है जो आप कह रहे हो, पर अगर तरुण हमारे हाथ से निकल गया तो हमें फिर से उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। बहुत मुश्किल से तो वो हमारे हाथ में आया था, मैं अपने मोहरे को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैंने उसे आज राजवंश फैमिली में जाकर मोक्ष राजवंश की वाइफ और दोनों बच्चों की फोटो मुझे भेजने के लिए बोला था, पर ये तो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। उसकी बात सुनकर वो इंसान सिर हिलाकर बोला, वो ऑलरेडी तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। उसने अपनी फैमिली की सिक्योरिटी और भी टाइट कर दिया है। उनके घर के आसपास उनके सिक्योरिटी के अलावा कोई और भी है जो उस पर नजर रखे हुए है। शायद बिजनेस में उनकी फैमिली का कोई और दुश्मन हो। तो क्यों ना हम उस तरुण देशमुख को मार दे, वैसे भी वो हमारा किसी काम का नहीं है, राजन बोला। नहीं, तुम अभी भी उससे कुछ छोटे मोटे काम निकलवा सकते हो, वरना उसे कंट्रोल करने का कोई और तरीका ढूंढ सकते हो। वो एशिया की टॉप बिजनेस फैमिली से है, और उसकी मौत हुई तो इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर पोस्टमार्टम में ब्लड टेस्ट होगा, और उसकी ब्लड से ड्रग्स की अमाउंट जरूर मिलेगा, क्योंकि जब तक 15 दिन ना हो जाए ड्रग्स का ट्रेस उसकी ब्लड से खत्म नहीं होगा। और जैसे कि तुम्हें पता ही है, इस वक्त हमारा पूरा गैंग बिखरा हुआ है, बस कुछ ही लोग बचे हैं। अगर हमारे डाउट के हिसाब से मोक्ष ही ब्लैक डेथ है, तो फिर इस बार अटैक हुआ तो हम दोनों के सिवा कोई नहीं बच पाएगा। इसलिए ज्यादा उतावला मत हो, मोहरा बहुत है, किसी को भी मोहरा बनाओ और सही टाइम पर बार करो। इस बार मुझे ब्लैक डेथ की मौत चाहिए। उसके मौत के बाद मैं आपने ब्लैक अंडरवर्ल्ड को फिर से पहले जैसा बनाऊंगा। और हाँ, अभी जो रिसर्च चल रहा है, उसमें से कुछ सीरम को % पर टेस्ट करने को बोलो। इतना कहकर वो वहां से उठकर चला गया। राजन ने जल्दी से उसका काम कर दिया, वो देर नहीं कर सकता था। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, ये इंसान नहीं शैतान था, ये जंगली जानवर से कम नहीं था। जब पहले ब्लैक डेथ ने इसके बाप को मार डाला था, इसके बाप ने मरने से पहले इसे अंडरवर्ल्ड का रिंग दे दिया था। ये उस निर्जन आइलैंड में 1 महीने तक भटका था। जंगली जानवर जो इसका शिकार करने आते थे खुद ही शिकार हो जाते थे। इस इंसान ने 1 महीने तक जंगली जानवर के आधे पके मांस को खाकर अपना भूख मिटाया था, जब तक कि बाकी ब्लैक अंडरवर्ल्ड के अंदर आने वाले गैंग्स उस आइलैंड तक नहीं पहुंच गई। वहीं मोक्ष इस वक्त ऑफिस से वापस आ गया था, और उसे तरुण की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट का मेल भी मिल गया था। मोक्ष ने अपना फोन ईशानी को दे दिया, क्योंकि उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था ड्रग्स के बारे में।
ईशानी ने उस रिपोर्ट को देखा और बोली, क्या अभी भी खून है? मुझे खुद ही टेस्ट करना है एक बार। हाँ है, बस राघव के पास होगा। ठीक है, वैसे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये ड्रग्स एक बहुत ही खतरनाक ड्रग्स है, जिसमें इंसान का दिमाग धीरे धीरे ब्लैंक होने लगता है। आपको ऐसे लगता है जैसे सामने वाला जो कह रहा है सही कह रहा है। खास करके जो इंसान ड्रग्स देता है और उसे मेडिसिन की नॉलेज है या हिप्नोटाइज करना आता है, तो इंसान आराम से सब कुछ उसके कहे अनुसार करता है। अगर इस ड्रग्स को बार बार किसी इंसान को दिया जाए, बाद में उसे हेल्यूसिनेशन होने लगेगा और धीरे धीरे वो या तो पागल हो जाएगा, नहीं तो ब्रेन हेमरेज होकर उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए अगर मुझे थोड़ा ब्लड मिल जाएगा तो मैं इसके लिए एंटीडोट बना दूंगी। मोक्ष कुछ सोचते हुए बोला, तो क्या कोई तरुण को यूज करने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं होता तो वो यहाँ कभी नहीं आता। उसके शर्ट में कैमरा लगा हुआ था। मोक्ष ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, मैंने भी देखा था और मेरे गार्ड ने उस पर नजर भी रखा था। कार में जाते ही उसने उस कैमरा को तोड़ दिया। हाँ, मुझे लगता है जो भी उसे फोर्स कर रहा है, तरुण उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। आपको एक बार तरुण देशमुख से बात कर लेनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि ये दुश्मन कौन है और ये आपका दुश्मन है या मेरा। जो भी हो, मुझे मेरे बच्चों के लिए कोई भी खतरा नहीं चाहिए। जो कोई भी मेरे बच्चों के लिए खतरा बनेगा मैं उसे जड़ से खत्म कर दूंगी। ईशानी की आंखों में एक मर्डस ग्लिंट चमक रहा था। मोक्ष की आंखों में भी चमक थी। जो कोई भी उसकी बीवी या बच्चों टारगेट करने की कोशिश करेगा, वो उसकी टुकड़े टुकड़े करके चिल कौबों को खिला देगा। मोक्ष हाँ में सिर हिलाकर बोला, मैं उससे बात करूंगा, तुम चिंता मत करो। किसी को भी मैं हमारे बच्चों तक कभी पहुंचने नहीं दूंगा। तभी डोर धीरे से खुला और रुद्रांश और रुद्रांशी धीरे धीरे चलते हुए अंदर आए। मोम, रुद्रांश अपनी मोम को बुलाते हुए ईशानी के पास चला गया और उसकी पैरों से लिपट गया, अपनी डैडी की पैरों को दूर धकेलने लगा। डैडी! रुद्र उसके पैर को दूर धकेलने की कोशिश करते हुए चिल्लाया। मोक्ष ने नीचे झुककर रुद्र को और गुस्से से बोला, तुम पिद्दी सा हो और मुझे दूर धकेलने की कोशिश कर रहे हो। हाँ डैडी, रुद्रांश भी सेम एटीट्यूड से मोक्ष को देखते हुए बोला। वहीं रुद्रांशी अपने डैडी के सामने खड़ी थी और इंतजार कर रही थी कब उसके डैडी उसे गोद में लेंगे। जब उसने देखा उसके डैडी की नज़र उस पर नहीं है, उसका मुंह लटक गया। डैडी! वो अपने निचले होंठ को बाहर निकलते हुए बोली। आज पहली बार ऐसा हुआ था, उसके डैडी ने पहली बार उसे इग्नोर किया था। मोक्ष जो गुस्से से रुद्रांश को घूर रहा था, उसने नीचे झुककर रुद्रांशी को गोद में उठा लिया। रुद्रांशी ने अपने डैडी के गाल पर हाथ रख दिया और लड़खड़ाते आवाज में बोली, डैडी! वो और कुछ नहीं बोल पाए।